आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज द मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। तो कह रहा है TiVCr और Mn में से कौन सा ऐसा आयन है जिसको पानी में डाल दिया जाए और जलीय विलयन बनाया जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यानी स्थायी होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए ये फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है Cr+3। और कैसे करेक्ट है हम लोग देखते हैं। और इससे पहले देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हमारा ये था 60, तो कुछ हद तक ऐसा ही क्वेश्चन था। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के फॉर्म में था, वहाँ भी Cr की ज़्यादा थी Mn से, फिर V और Ti। यहाँ पर हमसे जो है पूछा गया है कि जलीय विलयन में क्या स्थिति बनेगी। तो जलीय विलयन में Cr+3 आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा इस बात को हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि +4 इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वैनेडियम एंड टाइटेनियम। तो जब हम NCERT बुक खोलेंगे और उसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का चार्ट देखेंगे तो वहाँ पर हमको मिलेगा कि जो वैनेडियम है इसका सबसे ज़्यादा +4 मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और यही स्थिति हमको टाइटेनियम में मिलेगी। लेकिन Mn+3 इज नॉट स्टेबल, और Mn+3 अवस्था में स्टेबल नहीं है। Mn+2 रेदर दैन Mn+3 इज मच मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। बल्कि Mn+3 के बजाय अगर Mn+2 को देखा जाए तो Mn+2 ज़्यादा स्टेबल है जलीय विलयन में Mn+3 की तुलना में। कह रहा है फॉर क्रोमियम+3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। आप NCERT में देखिए स्टेबिलिटी किस आयनिक फॉर्म में है, तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो वैनेडियम और टाइटेनियम हमारा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी मोस्ट स्टेबल है। Mn की +2 ज़्यादा स्टेबल है +3 से, और क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल है एक्वस सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर देखिए हमारा चूँकि V और Ti जो है वैनेडियम और Ti +4 में है, जबकि यहाँ पर +3 में दिया गया है। Mn+2 में ज़्यादा स्टेबल है जबकि +3 में दिया गया है, इसलिए हमारा क्रोमियम +3 आयन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ध्यान दीजिए जहाँ पर इनकरेक्ट पूछा जाए वहाँ पर बहुत सावधान रहना है, क्योंकि हम परीक्षा में करेक्ट वाले को लगा के चले आते हैं और पूछता इनकरेक्ट है। तो इसलिए बार बार हम इनकरेक्ट जब पूछता है उसको अंडरलाइन करते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आती रहती हैं लेकिन परीक्षा में हम लोग गलत करके चले आते हैं कुछ असावधानी के कारण। तो इस बात को ध्यान देना है कि हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है तो सेकंड विकल्प हमारा इनकरेक्ट है। क्या कह रहा है? कह रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन द प्रॉपर्टीज ऑफ 4D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव नो सिमिलरिटीज विद द 5D सीरीज ऑफ एलिमेंट। ये बात गलत है, तो जो सही है उनको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो कह रहा है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज द एक्युमुलेशन ऑफ सक्सेसिव श्रिंकेज। श्रिंकेज का मतलब सिकुड़ना। तो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही होता है कि जो हमारी बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन है नाभिक के ज़्यादा पास आ जाए, उसी को सिकुड़ना कहते हैं। और श्रिंकेज भी लगभग उसी से मिलता जुलता शब्द है। तो सक्सेसिव श्रिंकेज मतलब एक एक जो हमारी इलेक्ट्रॉन है जो कक्षाओं में चक्कर लगा रहे धीरे धीरे पास आते हैं नाभिक के, और कॉन्ट्रैक्शन उसी को कहते हैं। कह रहा है शील्डिंग पावर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स इज क्वाइट वीक।
तो हम लोग पूरा चैप्टर में एनसीईआरटी में पढ़े थे कि जो एफ ब्लॉक है हमारा, इसका जो शील्डिंग पावर है यानी परिरक्षण प्रभाव है, जो आवरण प्रभाव है, वो कम होता है। इस बात को ध्यान देना है। और पीछे एक क्वेश्चन आया था एक्टिनाइट के लिए, वहां पर 5F था, तो इस बात को ध्यान देना। देयर इज ए डिक्रीज इन द रेडियाई ऑफ द एटम आर आयंस as one proceeds from लैंथेनाइट टू LU, यानी LA टू LU। तो जब हम LA से LU तक जाते हैं तो एटम्स या आयन की जो साइज है या त्रिज्या है वो कम होती जाती है। तो ये भी बात सही है। बाएं से जब हम दाएं जाते हैं किसी आवर्त या पीरियड में तो ऐसा होता है। और लैंथेनाइट एक्टिनाइट के केस में तो पढ़ ही चुके हैं हम लोग। तो इसलिए 3 सही है और ये थर्ड वाला हमारा गलत है। और सही क्या है इसको हम सोल्यूशन में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इन ईच वर्टिकल कॉलम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज रिसेंबल ईच अदर मोर क्लोजली देन द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज ऑन अकाउंट ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो कह रहा है इन ईच वर्टिकल कॉलम यानी खड़े कॉलम में, जिनको हम ग्रुप बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं आवर्त सारणी में, तो अगर उनकी हम बात करें वर्टिकल कॉलम की संक्रमण तत्वों में, ट्रांजिशन एलिमेंट में, तो कह रहा द एलिमेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज रिसेंबल ईच अदर मोर क्लोजली देन द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज ऑन अकाउंट ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो जो हमारी सेकंड और थर्ड सीरीज है ये ज़्यादा आपस में क्लोजली है, मतलब ज़्यादा इनके चारित्रिक लक्षण मिलते जुलते हैं फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की तुलना में, अगर हम बात करें लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन यानी लैंथेनाइट संकुचन की। तो कहने का मतलब कि दूसरी और तीसरी जो ट्रांजिशन सीरीज है ये पहली और दूसरी ट्रांजिशन सीरीज की तुलना में ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, यानी इनमें जो परिवर्तन है एक दूसरे में लगभग सिमिलर है, मोर क्लोजली है। कह रहा है हेंस द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ 4D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट रिसेंबल विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट ऑफ 5D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। इसलिए 4D और 5D सीरीज के जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा मिलते जुलते हैं। इसीलिए कह रहा है कि हेंस द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ 4D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट रिसेंबल विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट ऑफ 5D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अब देखिए अगर हम थर्ड विकल्प की बात करें तो कह रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन द प्रॉपर्टीज ऑफ 4D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट have no similarities with the 5D series of transition element। जबकि ऐसा नहीं है। 4D और 5D यानी सेकंड और थर्ड सीरीज के जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो आपस में ज़्यादा सिमिलरिटी रखते हैं और 4D 5D सेकंड और थर्ड में ही। तो इसलिए सिमिलरिटी ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर नो सिमिलरिटीज कह रहा है, इसलिए हमारा गलत हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर बोथ द आयंस कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये दो आयन के जोड़े दिए गए हैं, यहाँ पर उनके एटॉमिक नंबर दे दिया है। यहाँ पर देखिए स्कैंडियम का, टाइटेनियम का, निकिल का, कॉपर का, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर, ताकि आप 1s 2s 2p 3s 3d 4p में भर सकें। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कलर्ड एक्वस सॉल्यूशन देना है। तो हमने पीछे यही प्रकार का क्वेश्चन पीछे पढ़ चुका है। तो जब अनपेयर्ड यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे किसी ऑर्बिटल में तब कलर्ड आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में, ये चीज़ हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए हमारा सेकेंड विकल्प करेक्ट है। Ni+2 और Ti+3 ये एक्वस सॉल्यूशन में कलर्ड आयन देंगे तो Ni+2 और Ti+3। तो Ni में देखिए यहाँ पर 3d8 4s2 है। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो Ni+2 बनेगा, तो यहाँ पर 3d8 की कंडीशन होगी, 3d8 की कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर।
अब 8 इलेक्ट्रॉन को अगर हम भरेंगे तो डी ब्लॉक में हमारे डी ऑर्बिटल्स जो है 5 ऑर्बिटल होते हैं डी सबसेल में, तो एक एक पहले भर जाएगा तो 5 भर जाएंगे, फिर 1 2 3 भरेंगे तब भी 2 हमारे अनपेयर्ड रह जाएंगे। और यहाँ पर टी की बात करें तो टी में देखिए हमारा टी में +3 कर देंगे तो 3d1 होगा, तो ये भी अनपेयर्ड होगा। और कोबाल्ट CO+2 में कह रहा है तो 3d7 4s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा तो 3d7 होगा। पहले 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर विपरीत चक्रण के 2 और भर जाएंगे, तब भी 3 ऑर्बिटल हमारे खाली बचेंगे। तो Ti+3 Ni+2 और CO+2 इन सब में देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पानी में डालने पर जो जलीय विलयन बनाएंगे वो हमारे कलर्ड होंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखें Ti, Ni और CO सब होगा। यहाँ पर देखिए 3d10 है, नहीं होगा। यहाँ पर पूर्ण भरा हुआ है, नहीं होगा। बाकी ये 3 ऐसे हैं, तो Ti, Ni और CO+2, तो ये भी होगा लेकिन ये नहीं होगा, इसलिए गलत हो गया। तो इस बात को ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ KCN टू गिव। अब देखिए सब क्वेश्चन यहाँ के नहीं है, फिर भी पूछ लिया है। तो ये जब हम अकार्बनिक रसायन पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहाँ बहुत अच्छे से जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएगा या कुछ आएगा उस तरह का तो पढ़ेंगे वहाँ, तब अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो कॉपर सल्फेट को अगर KCN ज़्यादा मात्रा में हो, एक्सेस का मतलब ज़्यादा मात्रा में हो, उसमें घोल दिया जाए तो कह रहा है ये 4 विकल्पों में से क्या हमें प्राप्त होगा। तो CuCN का होल 4th का टोटल होल -3 होगा, ये चीज़ हमको प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी यहाँ पर देख लेते हैं। तो कह रहा है फर्स्ट क्यूप्रिक साइनाइड इज फॉर्म्ड। पहले क्या होगा, जब रिएक्शन होगी तो क्यूप्रिक साइनाइड बनेगा, व्हिच डिकम्पोज टू गिव क्यूप्रस साइनाइड एंड साइनोजन गैस। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट की जब KCN से रिएक्शन होगी तो क्यूप्रिक साइनाइड बन गया है, कॉपर सल्फेट पोटेशियम सल्फेट बन गया। और दोबारा में क्या है, CuCN का होल ट्वाइस है क्यूप्रिक साइनाइड, इससे क्या बना Cu2CN का होल ट्वाइस यानी क्यूप्रस साइनाइड प्लस CN का होल ट्वाइस यानी साइनोजन। जैसे हैलोजन बोलते हैं H2 को, वैसे H2Cl2 F2 ये सब, तो वैसे ही इसको साइनोजन बोलते हैं CN का होल ट्वाइस। इसीलिए कह रहा है कि क्यूप्रस साइनाइड एंड साइनोजन बनते हैं जब क्यूप्रिक साइनाइड टूटता है। अब क्यूप्रस साइनाइड डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ पोटेशियम साइनाइड। अब क्यूप्रस साइनाइड की क्या कहानी है, ये पोटेशियम साइनाइड अगर ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो उसमें ये घुल जाता है। घुलने का कारण क्या है कि कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो वही देखिए CuCN का होल ट्वाइस, Cu2CN2 का होल ट्वाइस प्लस 6 KCN से 2K3 CuCN का होल 4th बन गया। और फिर देखिए यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है इसकी KCN से रिएक्शन हुई तो K3 CuCN का होल 4th, मतलब ये अब ये जो जितनी रिएक्शन है जो तोड़ के यहाँ लिखी गई है 3 बार में, उनको सबको एक साथ लिखा गया। तो कॉपर सल्फेट यहाँ पर 2 का गुणा किया गया था ताकि बैलेंस बना रहे। यहाँ पर देखिए CuSO4 है, इसको 2 करना है क्योंकि यहाँ पर Cu2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसलिए यहाँ 2 करने के लिए 2 का गुणा किया गया। तो 2 CuSO4 प्लस 10 KCN 6 6 2 8 और 2 का गुणा होगा तो 10। अब यहाँ पर K3 CuCN का होल 4th 2 है तो 2 प्लस 2 का गुणा होगा तो 2K2SO4 प्लस CN का होल ट्वाइस, ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। तो ये अकार्बनिक रसायन में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, अभी यहाँ उतना समझने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि जब कॉपर सल्फेट को एक्सेस KCN में डिजॉल्व किया जाता है तो CuCN का होल 4th की पावर -3 बनता है। और यहाँ पर देखिए K3 एक पॉजिटिव होता है, K में 3 है तो
3 पॉजिटिव की बजाय इधर बैलेंस करने के लिए 3 नेगेटिव आएगा, इसलिए CuCN का होल फोर्थ की पावर -3 लिखा गया है। अब देखिए आगे आ जाता है क्वेश्चन हमारा 65, कह रहा मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर एग्जिबिटेड बाय द एक्टिनोइड देन बाय द लैंथेनोइड, द मेन रीजन फॉर दिस इज। कह रहा जो ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती हैं वो एक्टिनाइड की ज्यादा है लैंथेनाइड की तुलना में, ऐसा क्यों है? तो ये चीज देखिए हम पीछे पढ़ चुके हैं और फिर से वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनर्जी बैंड वाला। तो लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5d एंड 6d ऑर्बिटल्स, तो 5f और 6d के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत कम है। हमने आपको याद दिलाया था कि जैसे सीढ़ी हो, छत पे चढ़ना और डंडे पास पास हो तो खट 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 हम लोग चढ़ते चले जाएंगे। तो इसी प्रकार से जब एनर्जी बैंड पास पास होती है तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ज्यादा उछल कूद मचाते हैं और ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। तो लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 6d ऑर्बिटल्स देन द बिटवीन 4f एंड 5d ऑर्बिटल्स। तो 4f और 5d जो कि लैंथेनाइड का, इसमें जो एनर्जी का डिफरेंस है वो ज्यादा होंगी हमारी 4f और 5d में, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा। और 4f 5d किस में है? लैंथेनाइड में। और 5f और 6d किस में है? एक्टिनाइड में। इसलिए एक्टिनाइड हमारा ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, एक्टिनाइड ज्यादा शो करता है, ध्यान दीजिएगा, लैंथेनाइड की तुलना में, क्योंकि 5f और 6d के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है वो लेस है और 4f 5d के बीच मोर है। तो इसलिए 4f 5d यानी जो लैंथेनाइड है उसमें कम ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे और एक्टिनाइड में ज्यादा। तो थर्ड विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ बता रहा है कि the 5f orbitals extend into space beyond the 6s and 6p orbitals and participate in bonding। तो जो हमारा 5f orbitals है ये extend into space between the 6 and 6p, 6s और 6p के बीच खाली स्थान बनाता है और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। दिस इज इन डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट टू द लैंथेनाइड वेयर द 4f orbitals are buried deep inside in the atom। कह रहा है कि दिस इज इन डायरेक्ट कंट्रास्ट टू द लैंथेनाइड। यहाँ पर क्या है, लैंथेनाइड की तुलना में यहाँ पर इनडायरेक्ट कंट्रास्ट यानी विरोधाभास है। जबकि लैंथेनाइड में क्या है कि जो 4f ऑर्बिटल है ये ज्यादा गहराई में चला जाता है, 5f थोड़ा बाहर है, 4 पहले आएगा 5 बाद में आएगा, तो नाभिक से थोड़े ज्यादा दूर है। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की संभावना, एक जगह से दूसरी तरह जगह जाने की संभावना ज्यादा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी ज्यादा होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। जबकि 4f जो लैंथेनाइड में होता है बरीड मतलब दफना दिया जाता है अंदर कक्षाओं में, डीप इनसाइड इन द एटम, तो टोटली सील्डेड बाय आउटर ऑर्बिटल, जिससे क्या होता है कि बाहरी वाली कक्षाओं से आवरण इनका मतलब ज्यादा घिरा रहता है एंड दस अनेबल टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, इसलिए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होंगी लैंथेनाइड की एक्टिनाइड की तुलना में। अब क्वेश्चन नंबर 66 आ जाता है, कह रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ Ki इन एल्कलाइन मीडियम इज। ये बहुत पुराने समय में पूछा जाता था, जब हम लोग एग्जाम देते थे तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था। ये मोल कॉन्सेप्ट में भी आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगा, देखिए यहाँ भी पूछ लिया गया, बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। तो 2 मोल जो है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ Ki, तो अगर KMnO4 Ki से रिएक्शन करा दी जाए तो 2 मोल कम हो जाते हैं KMnO4 के। कैसे कम होते हैं यहाँ देखे रिएक्शन दी गई है। तो इन एल्कलाइन मीडियम क्षारीय माध्यम में रिएक्शन हो रही है, तो 2 KMnO4 प्लस H2O है, इससे बनता है 2 KOH प्लस 2 MnO2 प्लस 3 निसेंट ऑक्सीजन यानी नवजात ऑक्सीजन निकलती है। अब यही नवजात ऑक्सीजन पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करके KiO3 बना लेता है, ये प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि
अब इसी रिएक्शन को यहाँ पर पूरा मिला के लिखा गया है, तो 2KMnO4 प्लस KI प्लस H2O, ये 3 कट जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2KOH प्लस 2MnO2 प्लस KiO3। तो यहाँ पर देखिए KMnO4 के 2 मोल Ki के 1 मोल से रिएक्शन कर रहे हैं, तो 2 मोल KOH बन जाता है, 2 मोल MnO2 बनता है और 1 मोल KiO3 बनता है। तो 2 मोल रिड्यूस कर देता है 1 मोल Ki, इस रिएक्शन से पता चला, तो इसलिए 2 मोल हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पानी से रिएक्शन कराई गई अल्कलाइन मीडियम यानी क्षारीय माध्यम में, तो यहाँ पर देखिए क्षार बना है। कुल मिला के पानी में KMnO4 को डालने पर मीडियम क्षारीय हो जाता है, कहने का मतलब ये है। अब क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। कह रहा है कि द एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल बी कलरलेस। तो कह रहा है ये सबका जो है यहाँ पर स्कैंडियम और ये आयरन, टाइटेनियम, मैग्नीज, इन सब का जो है एटॉमिक नंबर दे दिया है। कह रहा है कौन सा आयन कलरलेस होगा। देखिए अभी तक कलर्ड पूछता रहा है, अब कलरलेस पूछ रहा है, तो कलरलेस मतलब जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ऑर्बिटल में, वो कलरलेस होगा। तो स्कैंडियम प्लस 3, पीछे जो क्वेश्चन आया था उसमें कलर्ड पूछा था, इसलिए स्कैंडियम वाला गलत हो गया था, इसका मतलब इसमें पेयरिंग है। तो इन द इफ द ट्रांजिशन मेटल आयन हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन इट शो कलर। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर देगा, और अगर पेयरिंग होगी तो कलरलेस हो जाएगा। तो स्कैंडियम प्लस 3 में देखिए आर्गन 3d0 4s0 है, तो इनमें 0 0 है। आर्गन तो हमारा इनर्ट गैस है, जहाँ जाहिर सी बात है उसमें सारे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है, इसलिए कलरलेस है। यहाँ पर देखिए अनपेयरिंग है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी 5 ऑर्बिटल है, पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा तो अनपेयरिंग रहेगी, इसमें भी अनपेयरिंग, इसमें भी। तो इसलिए स्कैंडियम डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम में किसी भी प्रकार के की अनपेयरिंग नहीं है, यानी अयुग्मित नहीं है, पूरे इलेक्ट्रॉन युग्मित यानी जोड़ों में है। हेंस इट विल नॉट अंडरगो डी ट्रांजिशन एंड डू नॉट शो कलर, इसलिए डी ट्रांजिशन नहीं शो करेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे 5 ऑर्बिटल हैं हमारे डी सबसेल में, तो एक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में नहीं उछल कूद करेगा, इसी को डी ट्रांजिशन कहते हैं। तो जब उछल कूद करते हैं तो उछल कूद में जो एनर्जी का लॉस होता है उसी वजह से कलर आता है। तो यहाँ पर जब अनपेयरिंग है ही नहीं तो पेयर्ड है, तो जब पेयर्ड है तो उनको ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं करेंगे डी ट्रांजिशन, इसलिए कोई कलर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। कह रहा 4 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट आर लिस्टेड बिलो विद दियर एटॉमिक नंबर्स, व्हिच वन ऑफ them is expected to have the highest third ionization enthalpy। तो कह रहा है 4 विकल्प हमारे पास दिए गए हैं फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट के, जिनके एटॉमिक नंबर ब्रैकेट में दिए गए हैं। तो कह रहा है थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी सबसे ज़्यादा है, यानी तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें खर्च करनी पड़ेगी, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीज हमारा करेक्ट है, जिसका एटॉमिक नंबर 25 है। तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के तीसरा निकालते हैं, देखते हैं क्या स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीज में जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 4s0 कंडीशन बन गई। अब तीसरा निकालेंगे तो डी से निकलेगा, भाई एस में 2 होते हैं तो 2 निकाल दिए तो Mn+2 बना। अब तीसरा निकालेंगे तो डी में 5 है, आधा भरा हुआ है, कोई भी सबसेल आधा भरा हुआ या पूर्ण भरा हुआ ज़्यादा स्थायी होता है। तो अब चूंकि ये स्थायी है तो अपने स्थायित्व को खोना चाहेगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने देगा। तो अगर निकालना भी चाहे तो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा ताकत का मतलब ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। एंथैल्पी का मतलब आप ऊर्जा या ऊष्मा से समझा करिए। तो इसलिए Mn की थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। तो IE3 Mn की सबसे ज़्यादा, फिर IE3 Fe की होगी, फिर Fe है क्योंकि इसमें एक निकल जाएगा, दूसरा यहाँ से निकलेगा तो तीसरा इसमें निकालना कठिन होगा,
क्योंकि निकालना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसमें भी 3D5 कंडीशन है। तो सेकंड वाला इसका ज़्यादा होगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि एक निकल गई, अब दूसरा ही नहीं निकालने देगा। इसी प्रकार क्रोमियम की इससे भी कम होगी, क्योंकि क्रोमियम में 4 है। फिर वेनेडियम की सबसे कम होगी, क्योंकि यहाँ पर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 69 आ जाता है, कह रहा है लेंथेनाइड आर। तो लेंथेनाइड क्या है, बहुत बार ऊपर से पढ़ते चले आ रहे हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, तो 14 एलिमेंट इन द 6 पीरियड, एटॉमिक नंबर 58 to 70 दैट आर फिलिंग द 4f सब लेवल। तो 4f सब लेवल पे इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 14 एलिमेंट होते हैं, 6वें पीरियड में या आवर्त में होते हैं। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक होता है। एक्टिनाइड में क्या होता है, 5f में भरते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 पीरियड कैन एकोमोडेट ओनली 18 एलिमेंट इन द टेबल। 6 पीरियड में 18 जो एलिमेंट हैं। कह रहा 14 मेंबर ऑफ 4f सीरीज, जिसमें कि 14 हमारे 4f सीरीज के हैं जो 58 से 71 तक है। एंड सेपरेटली एकोमोडेटेड इन द हॉरिजेंटल रो बिलो द पीरियडिक टेबल। और आवर्त सारणी के नीचे हम लोगों ने अलग इनको ऊर्ध्वाधर खाने खींच करके भरा। हॉरिजेंटल का मतलब ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल खाने नहीं, हॉरिजेंटल का मतलब क्षैतिज, वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज ऐसे ऐसे खाने बना करके वहाँ पे हमने इनको रखा है आवर्त सारणी यानी पीरियडिक टेबल के नीचे। दीज आर कॉल्ड एज लेंथेनाइड, इन्हीं को हम लेंथेनाइड कहते हैं। बहुत डिटेल में हमने एनसीईआरटी में इनको पढ़ रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 70 आ जाता है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज एसोसिएटेड विद देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। तो कह रहा है कि कौन उत्प्रेरक यानी कैटालिटिक की तरह बिहेव करेगा। उत्प्रेरक का मतलब जो रिएक्शन को उत्प्रेरित करे, यानी क्रियाशीलता को बढ़ा दे किसी अभिक्रिया की। तो कौन सा है जो ऐसा करेगा, किसमें संभावना बढ़ेगी। देखिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो उतनी ज़्यादा कैटालिटिक एक्टिविटी शो करेगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी वैकेंट जगह पे दूसरे को रख सकता है, इसलिए अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा। और कैटालिस्ट का यही काम होता है। उत्प्रेरक उसको कहते हैं कि मतलब वो प्रेरित करता है अभिक्रिया के वेग को। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कह रहा है द ट्रांजिशन एलिमेंट ऑन अकाउंट ऑफ देयर वेरिएबल वैलेंसी आर एबल टू फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड्स वेरी रेडली। तो जितने हमारे संक्रमण तत्व हैं ऑन अकाउंट ऑफ देयर वेरिएबल वैलेंसी, उनमें जो है वैलेंसी वेरिएबल है यानी अदलती बदलती रहती है। आर एबल टू फॉर्म यूजेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड वेरी रैपिडली, इसलिए इनको मध्यवर्ती कंपाउंड बनाना बहुत आसान होता है किसी अभिक्रिया में। इसीलिए ये कैटालिस्ट की तरह या उत्प्रेरक की तरह यूज होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 71 आ जाता है। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।